बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। पिछले एक दो दिन से एक इशू के ऊपर बहुत बातचीत चल रही थी मीडिया में और आज तो बहुत ही रौला मचा हुआ है। तो हमने कहा कि ज़रा सी उसके ऊपर कुछ बात कर ली जाए और हकीकत क्या है उसके बारे में कौम को आगाह कर दिया जाए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो सारा शोर मचा हुआ है कि हमारी बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट है और उस बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अगर कोई पार्टी कोई तनकीद करती है, आवाज़ उठाती है, तो इसका मतलब जो है वो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही है। तो ज़्यादा लंबी तफसील में नहीं जाएंगे, सिर्फ दो चीज़ें मैं याद दिला दूँ कि पिछले एक डेढ़ साल के अंदर क्या किया है इसी PDM ने इन बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट्स के बारे में। पहले जिस वक़्त पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर था, तलवार लटक रही थी कि हमें ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा FATF की तरफ से और उससे शदीद मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। बड़ी मेहनत की गई, बहुत काम किया गया, उसके लिए FATF की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक कानून साजी तैयार की गई और वो कानून साजी जब हम लेकर बैठे अपोजिशन के साथ, तो उन्होंने कहा, उस वक़्त की अपोजिशन के साथ, PDM के साथ, तो उन्होंने कहा कि जनाब या हमारे नैब के मुकदमात ख़त्म होंगे और कानून साजी होगी, ऐसी कानून साजी जिससे हमारे तमाम नैब मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएंगे, करप्शन मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएंगे, वरना हम इसकी मुखालफत करेंगे। और उन्होंने ज़ुबानी नहीं कहा, उन्होंने कोई टेलीफोन कॉल नहीं की, उन्होंने सिर्फ ख़त नहीं लिखा, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे आखिरी वक्त तक आके वोट डाले उस FATF के कानून के ऊपर जिससे पाकिस्तान ने उस ग्रे लिस्ट से निकलना था और पाकिस्तान का ख़तरा टलना था। उसके ख़िलाफ़ तकरीरें भी की और आखिर में वोट भी डाला। आखिरी मिनट तक पूरी कोशिश की कि सबोटाज कर दें, किसी तरीके से पाकिस्तान FATF से बाहर ना निकल सके। ये है PDM के करतूत। अब आ जाए IMF के एग्रीमेंट। यही IMF का माहिदा जिसके ऊपर इतना शोर मच रहा है कि बहुत जुल्म हो जाएगा और तबाही हो जाएगी अगर IMF के मायदे से कोई आपने बात आप वफाकी हुकूमत से कर रहे हैं, भी मैं उस पर आता हूँ, लेकिन उसको शायद IMF जो है वो उसकी वजह से परेशान ना हो जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक्ट जो था वो लाजिम शर्त थी IMF की इस मायदे के लिए। तकरीरें इनकी उठा के देख लें, वोट इनका देख लें, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जुबानी जमा खर्च नहीं, वोट डाला के उस स्टेट बैंक एक्ट के खिलाफ। इन्होंने कहा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रखाया जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो अपनी आज़ादी खो देगा। और उन्होंने आके उस स्टेट बैंक एक्ट के खिलाफ वोट डाला और उसके बाद साबित कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ निरी सियासत कर रहे थे, उसका कोई ताल्लुक नहीं था पाकिस्तान के मुफाद से, वो अपनी सियासत कर रहे थे। क्योंकि आज उनको हुकूमत में बैठे हुए 4.5 महीने हो गए, इन्होंने जिक्र भी नहीं किया उस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट का। वो जिसको कह रहे थे पाकिस्तान जिससे गिरवी रख दिया गया है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी जाएगी, वो कानून लेकर बैठे हुए हैं। क्योंकि इनको उस वक़्त भी पता था कि ये IMF के माहिदे की प्री कंडीशन है, एक लाजमी शर्त है। ये इन्होंने इस IMF के एग्रीमेंट के साथ इन्होंने कोशिश की है वोट डाले में आके। अब ज़रा से बात करें कि अभी तक हकीकत में हुआ क्या है, क्योंकि रौला बहुत ज़्यादा ना, शोर बहुत ज़्यादा है। अभी तक हुआ क्या है? हुआ सिर्फ ये है कि वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर जगड़ा, जो अभी आपको ज़रा सी इसकी तफसील बताएंगे, उन्होंने ख़त लिखा वफाकी हुकूमत को। उस ख़त की तफसील तो ये बताएंगे, लेकिन उस ख़त का लुब्बे-लुबाब क्या था और वो ख़त लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो ज़रा सा मैं कौम को बता दूँ। जिस वक़्त IMF का माहिदा करना था, ये क्या करते थे मैंने आपको बता दिया। ये सिर्फ ज़ुबानी उसकी मुखालफत नहीं करते थे, ये ज़ुबानी कोशिश सिर्फ नहीं करते थे कि किसी न किसी तरीके से IMF का माहिदा जो है वो हो ना पाए। ये असेंबली में फ्लोर पे वोट भी डालते थे उसके खिलाफ कि किसी न किसी तरीके से उस IMF के माहिदे को रोक दिया जाए। जब PTI से इन्होंने मदद मांगी, उसी PDM की हुकूमत ने, जो उससे चंद महीने पहले ये सब कुछ कर चुकी थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए, तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है PTI की, उन्होंने मस्बत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसके अंदर कौम का मुफाद शामिल है, इसलिए हम अपना पेट काट कर
आपकी वफाक की हाथ मजबूत करने के लिए तैयार हैं ताकि आपका मुआहदा हो सके IMF के साथ। वो और बात है कि उसके 2 महीने गुजरने के बाद भी अभी तक मुआहदा नहीं हुआ। आज उम्मीद है कि आज वो मुआहदा बोर्ड कर देगा अप्रूव। 24 घंटे के अंदर मस्बत जवाब दिया। साथ इन्होंने ख़त लिखा और उन्हें कहा कि जी अगर आप हम चाहते हैं कि हम ये करें, हम बिल्कुल करेंगे, इसके लिए ये कुछ इक़दामात हैं जो आपको लेने पड़ेंगे जिससे ये मुमकिन हो सकेगा कि हम आपकी इसके अंदर मदद कर सकें। 2 महीने का लफ्ज़, 2 महीने का वक्त, और मैं आपको ऑन एयर बोल रहा हूं, मुझे नहीं याद कि कभी 3 साल में वजीर था, किसी ऑपोजिशन के MNA ने भी, वजीर छोड़ें, किसी MNA ने भी मुझसे को राब्ता करने की कोशिश की हो, टाइम मांगा और मैंने उसको टाइम ना दिया हो, कभी एक दिन भी इंतजार करवाया हो। 2 महीने सूबे का वजीर खजाना मीटिंग मांग रहा है और ये जो ताकत के नशे के अंदर इस वक्त धुत हैं, उनको सवाए डंडे और ताकत के अलावा नजर नहीं आ रहा। किसी ने गलत फहमी इनको पैदा कर दी है कि ये वाइसराय बन गए हैं पाकिस्तान के। किसके ये नुमाइंदे हैं, वो इन्हीं से पूछें कि ये किसके समझते हैं नुमाइंदे हैं कि जो वाइसराय के। 2 महीने वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मीटिंग का टाइम नहीं दिया जाता। 2 महीने, इससे बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत क्या हो सकती है? इनको फिक्र थी कोई IMF एग्रीमेंट की? इनको कोई फिक्र थी IMF एग्रीमेंट की? इनको तो अगर वजीर खजाना बोला था और मस्बत जवाब दिया था, इनको तो अगले दिन बुलाना चाहिए था। 2 महीने मुलाकात नहीं की। जिस वक्त अभी ये खत लिखा तो आप कहां से निकल आया टाइम मुलाकात का? भी तो 1 घंटे मुलाकात करके आए तैमूर जगड़ा वहां पे मिफ्ताह इस्माइल के साथ। ये भी आपको बता देंगे वहां पे क्या हुआ। ये कैसे टाइम निकल आया? क्योंकि आप ताकत के नशे में धुत थे। आपको पता था कि आप पहले भी सियासत कर रहे थे, आप पिछले 2 दिन से भी सियासत कर रहे हैं इसके ऊपर। उनकी शौकत तरीन की फ़ोन कॉल आ गई जी। शौकत तरीन की फ़ोन कॉल के अंदर पहले तो ज़ाहिर है कोई मुल्क के अंदर कानून शानून तो बचा ही कोई नहीं है, वो टैपिंग हो रही है, खुलेआम कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन करें, वो एक अलग कानूनी मसला है, वो कर लेंगे। उसके अंदर वो पुराना काम इन्होंने शुरू किया हुआ है, कट पेस्ट वाला तो करते ही रहते हैं, वीडियो भी बना लेते हैं कट पेस्ट करके, ऑडियो भी बना लेते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं किया, वो करते रहते हैं। लेकिन जो चला भी है, मुझे ये बताएं उसमें शौकत तरीन क्या कह रहा है? शौकत तरीन ये कह रहा है कि भाई लोगों, और यहाँ पे ज़ाहिर है पिछले 2-3 दिन से सैलाब के ऊपर बातचीत हो रही है। आज रात इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जो हैं वह वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के साथ बैठ के सारी दुनिया में फैले हुए जो पाकिस्तानी हैं उनसे अपील करने जा रहे हैं कि वहाँ से इमदादी रकूम भेजी जाएँ ताकि रिलीफ का काम जो है उसके अंदर मज़ीद तेज़ी लाई जा सके। बाकी सिंध और बलूचिस्तान के अंदर काम करना है, उसकी सबकी तैयारी हो रही है। इस सारे के अंदर ये बात शौकत तरीन साहब जो वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, जो रेवेन्यू के अखराजात के मसाइल को समझते हैं, नंबर्स को समझते हैं, उन्होंने कहा दोनों वज़ीर ख़जाना को, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, कि देखो तुम लोगों को वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहिए कि IMF के पास जाएं वापस और IMF से ये मुतालबा करें कि देखो हमारे पास सैलाब आ गया है, एक उमूमी सूरत हाल नहीं है, इस खुसूसी सूरत हाल के अंदर फौरी तौर पे हमें अखराजात करने हैं, तो जो पहले आपने सूबाई सरप्लस हमसे मांगा हुआ था, जो एग्रीमेंट में था, उसके अंदर रियायत दें। कोई जी शऊर इंसान बोल सकता है कि ये अच्छी एडवाइस नहीं है? क्या इमरान खान ने जिस वक्त कोविड आया था तो खुद ज़ाती तौर पे IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर को फ़ोन कॉल करके पाकिस्तान के लिए यही रियायत नहीं ली थी, फिस्कल स्पेस नहीं ली थी? क्या दुनिया में तमाम ममालिक जो हैं उनके लिए ज़्यादा वसाइल पैदा करने के लिए, क्योंकि कोविड की एक आफत आ गई थी, क्या दुनिया के अंदर डेट रिलीफ का प्रोग्राम नहीं लाया गया? क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी OECD ने क्या कर्ज के अंदर जो है रिस्ट्रक्चरिंग नहीं की थी? क्या ये ख़राब चीज़ होती है तो सारी दुनिया क्यों कर रही थी? इसी तरीके से पाकिस्तान के लिए एक नागानी आफत आई है और उसके अंदर मंतक बनता है। इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या कह रहे हैं? सारे पाकिस्तान से, सारी दुनिया से शहबाज शरीफ जो हैं बाहर की मुल्कों से, कुव्वतों से ये कह रहे हैं कि हमारी मदद करें। एक नागहानी आफत आ गई है मुल्क के अंदर, इसके लिए पाकिस्तान को वसाइल की ज़रूरत है, इसमें हमारी मदद की जाए। मुझे ये बताएं कि अगर आप बाहर की हुकूमतों से पैसा मांग रहे हैं तो आप क्यों नहीं IMF से कहेंगे कि यार
सिर्फ हमें इस साल के लिए ये जितना हमें अखराजात करने हैं इसके फ्लड के रिलीफ के लिए, सैलाब के रिलीफ के लिए जो हमें अखराजात करें, उतनी आप हमें गुंजाइश दे दें कि हम अपना पैसा इस्तेमाल कर सकें, हम दूसरों से ना मांगें, हम अपना पैसा इस्तेमाल कर सकें। इसको ऐसे बना दिया जैसे पता नहीं क्या कोई बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये 17 जुलाई के बाद से ख़ास तौर पे इनको वाज़े हो चुका है कि ये इमरान खान का मुकाबला सियासी तौर पर कर नहीं सकते। जिस सियासी मैदान के अंदर जाते हैं इनको शिकस्त फाश नज़र आती है। आगे पंजाब के अंदर बुरी तरीके से शिकस्त हुई उनको, कराची का इलेक्शन हुआ, बुरी तरीके से शिकस्त हुई उनको, उसी लिए वो उसके बाद वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से ही भाग गए। अभी आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, वहाँ पर भी नज़र आ जाएगा। तो अब ये एक बौखलाई हुई हुकूमत है जो चाह रही है कि किसी ना किसी तरीके से कोई गैर सियासी बुनियाद पे हम कोई मुद्दा खड़ा करके इमरान खान को काबू कर सकें। इमरान खान के साथ पाकिस्तान की कौम खड़ी हो चुकी है और आप जितनी कोशिश करेंगे इमरान खान को दबाने की, वो उतनी ही उनकी मकबूलियत के अंदर इजाफा होता जा रहा है। अब मैं तैमूर से रिक्वेस्ट करूँगा कि दो चीज़ें, एक तो ख़त में इन्होंने लिखा क्या था वो ज़रा सी उसकी तफसील बता दें, और मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ जो भी इनकी मीटिंग हुई है उसमें क्या हुआ उसका जिक्र कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इसमें असद साहब ने जो पहली बात कही है, जो ख़त उनको 26 अगस्त को लिखा था, उससे पहले उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बयान करना ज़रूरी है। वो शुरू होता है एक्चुअली फाटा के मर्जर से। फाटा का मर्जर हुआ था मई 2018 में, और उस वक्त उनके लोगों से एक कमिटमेंट की गई थी कि उनको चूँकि 70 साल इग्नोर किया गया, मेन स्ट्रीम में लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खैबर पख्तूनख्वा को दी जाएगी, और उनकी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आप एजुकेशन देख लें, हेल्थ देख लें, आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, पुलिस वहाँ पे नहीं थी, जुडिशरी वहाँ पे नहीं थी, लोगों का और जो 20 साल में वहाँ पे मिलिटेंसी के अगेंस्ट जंग हुई थी, उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए जो है पैसे खर्च करने पड़ते। उस वक्त की गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट, सरताज अजीज़ कमेटी रिपोर्ट में ये वादा किया, आज मिफ्ता इस्माइल साहब को दोबारा पढ़ा, कि ओवर एंड अबव द शेयर ऑफ द PSDP जो उस वक्त बनता था 22 अरब, 3% ऑफ द NFC will be given to the development of FATA for 10 years। वज़ीर ख़जाना जब वो मर्जर हुआ, जब ये कमिटमेंट हुई कबायली अज़ला के लोगों के साथ, और खैबर पख्तूनख्वा को जिस बेसिस पे ये दिया गया, तो वज़ीर ख़जाना उस वक्त थे मिफ्ता इस्माइल साहब, आज वो माने भी, ठीक है जी। उसके बाद हमें जब कबायली अज़ला मिले तो 3 साल हमने कोशिश की है, और बल्कि सबसे पहले जो वज़ीर ख़जाना थे हमारे असद साहब थे, कि इसको बेहतर तरीके में कैसे हल करें, क्योंकि जिन चैलेंजेस में हमें इकॉनमी मिली थी तो पैसे नहीं थे, लेकिन इसी को लेके हमने एनालाइज किया, और असद साहब ने फिर एक प्लान बनाया कि हमें हर साल जब तक रिसोर्सेज ना आए, जब तक NFC ना हो, उसकी भी कोशिश की। सबसे पहले असद साहब ने बुलाई कि हम उनका बजट ज़्यादा करते जाएंगे, और वो हम करते गए। उसके लिए इनसे भी आर्ग्यू करना पड़ता था, असद साहब को भी ख़त लिखे थे। उसके बाद जब हफीज़ शेख साहब आए थे उनको भी ख़त लिखे थे। जब पहला MOU था, ऐसे ही ख़त हमारे MOU एक्सेप्ट करने की कंडीशनैलिटी थी, और मैंने ख़ुद लिखा था। उसके बाद हमने पहले साल उस कबायली अज़ला का बजट इंक्रीज़ किया। जब दूसरी बार हमसे MOU पे साइनिंग मांगी, शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना थे, ऐसे ही उनके साथ बात हुई, और उन्होंने हमारे डिमांड्स मान के हमें 25 अरब रुपए की रिकॉर्ड NHP का एक ग्रांट दिया हमारे बकाया जात के। तो जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई तो बड़ा क्लियर था कि इनको ये बताना पड़ेगा, मुझे पार्टी की पॉलिटिक्स को अलावा रखते हुए, कि कबायली अज़ला पे हमारे साथ काम करें, इन पे इन्वेस्टमेंट, इनकी सिक्योरिटी, उसका पूरे पाकिस्तान पे असर, ये एक नेशनल कॉज है। पहले ख़त लिखने से पहले भी, जो कि जुलाई में लिखा था, बजट से पहले, मैं सिर्फ मिफ्ता इस्माइल साहब से ना मिला,
NEC में ये जिक्र प्राइम मिनिस्टर साहब को किया, सारी जो फेडरल काबीना है उनको किया। उन्होंने फिर कहा कि मिफ्ता इस्माइल से जाके मिले, उनका रात तक इंतज़ार किया 2 बजे तक। फिर नेक्स्ट डे उनसे मुलाकात हुई, वहाँ पे उन्होंने ये कमिटमेंट की, मैंने याद दिलाई कि उन्होंने ये कहा कि ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे खर्चे पूरे नहीं होंगे फाटा के। 2 मेरे बड़े इश्यूज हैं फाटा के, NHP के, आप ये सॉल्व करें। उन्होंने कहा मैं अपनी बजट स्पीच में ये कह दूंगा। मुझे बाद में इंफॉर्मेशन मिली कि इन्होंने कैबिनेट में डिस्कस किया, वो नहीं किया। इसको मिफ्ता इस्माइल साहब डिनाई करें कि हम मिले या नहीं मिले उस वक्त। उसके बाद ऑब्वियसली जब IMF के MOU का टाइम आया, हमने हाथ उठाया कि आपको याद है हम पूछ रहे थे अभी आप सरप्लस मांग रहे हैं, तो हमारे साथ बैठे। 5 जुलाई को टाइम मिला, जो असद साहब कह रहे हैं। 5 जुलाई को उनसे मीटिंग की। उन्होंने एक 3 लाइन का खत दिया, वो भी मैंने जो है वो एज ए कंडीशन निकाला था कि हम आपके इश्यूज पे इमीडिएटली आफ्टर काम करेंगे। और उसके बाद मैंने अपने सेक्रेटरी फाइनेंस को कहा कि ना सिर्फ साइन करें, विदिन 24 आवर्स उनको पहुंचाएं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है। और 6 जुलाई को ये पहुंचाया। आपको पता है, वरना ये सरकारी प्रोसेसेस टाइम लेते हैं। एक मीटिंग ने ये 50 दिन लिए ना, तो 6 जुलाई को उनको वो खत पहुंचाया। फिर उसके बाद कोई 5-6 बार, मैं वो स्क्रीनशॉट्स लीक नहीं करूंगा, लीक्स का एक कल्चर है मिफ्ता साहब को, लेकिन मैंने अपनी पेशावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी डेट्स बताई हैं जब मिफ्ता साहब को मैसेजेस किए हुए, अपने फ़ोन से ही मैं रीड कर रहा था, आज कल अगले हफ्ते, राइट। उन्होंने पब्लिकली कहा कि इसलिए नहीं दी कि उनके सेक्रेटरी के कमर में दर्द था या वो हज पे गए हुए थे। मुझे नहीं पता, असद साहब शायद बता सकेंगे कि ये पूरी फाइनेंस डिवीजन में एक सेक्रेटरी और मिनिस्टर के अलावा कोई नहीं होता जो ये इश्यूज प्रोसेस कर सकता है। डर मुझे ये था, उनकी अपनी पार्टी उसके पीछे लगी हुई है कि मिनिस्टर चेंज हो जाएगा, सेक्रेटरी इनका पता नहीं होता कब चेंज करते हैं, सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, और इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है और मैंने ये देखा है कि इनके जो सारे चमचे हैं जिन्होंने पहले ये इशू उठाया फिर आज उठाया, कभी जब मैं ये बातें कहता रहा हूं, इन्होंने कभी फाटा की बात नहीं की, इन्होंने कभी खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं की। अगर हम पे पाकिस्तान के लोगों का हक उठाने के आवाज के लिए जो है आपने सवालिया निशान हमारी लॉयल्टी पे लगाना है तो वो आप लगाएं। हम पाकिस्तान के लोगों का हक डिफेंड करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है, फाटा पाकिस्तान का वो हिस्सा है जिसकी अहमियत सबसे ज्यादा है। मिफ्ता साहब ने एक और बात कही कि सिर्फ वफाक ने पैसे जो है वो फाटा पे लगाए हैं। 2 बातें मैं कहूँगा, अगर सिर्फ वफाक ने लगाए हैं तो इसका मतलब इमरान खान ने लगाए हैं, और ये मैं रिकॉर्ड पे कह चुका हूँ कि इमरान खान वो प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कबायली अजला का बजट 40 अरब से 130 अरब तक बढ़ाया। ये बात उनकी तब भी इसलिए गलत है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा ने वो वाहिद सूबा है बाकी सूबों का शेयर ना मिलते हुए कि उसने फाटा पे पैसे जो है वो हर साल लगाए हैं। अभी उनको स्लाइड पे दिखाया है कि पिछले साल कोई 15 अरब, और हमें अपने पैसों का इशू होता है। मेरा अकाउंट 1 अक्सर नेगेटिव में होता है, लेकिन हम फाटा पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं आप सबको जो है वो रिक्वेस्ट करता हूं, जाके वहां पे हालात देखें। उन लोगों की लॉयल्टी हमने लेनी है, उनका ट्रस्ट पाकिस्तान के स्टेट पे डेवलप करना है। अगर उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट लड़ रही है तो ये कोई बुरी बात है। हम अपना जॉब ना करें, पाकिस्तान का इंटरेस्ट सिर्फ तब हर्ट होगा, ये मैं आपको वहाँ की ज़हनियत की बात कर रहा हूँ, जब इस्लामाबाद या लाहौर या कराची में ड्राइंग रूम में बैठे हुए लोग जो हैं उनको तकलीफ होगी तो IMF से $1-2 अरब लेने पड़ेंगे। ये सेंस ऑफ डेप्रिवेशन ना फैलाएं। मैं कौन सा फाटा का शहरी हूँ, मैंने 10-15 साल जो है प्रोफेशनली बाहर ही गुजारे हैं, लेकिन जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, ये सारा कुछ अपने आंखों से देखा। क्यों वहां पे डेप्रिवेशन है, क्यों हर चीज पे वो
सिटिंग गवर्नमेंट से नेगोशिएट करना चाहते हैं। उनके पास 70 साल वादे हुए हैं। अभी भी जब मीटिंग में गए, और मैं मिफ्ता साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने टाइम दिया, हमें इन चीज़ों पे मिल के काम करना पड़ेगा। एक कमेटी भी बनाई, उस कमेटी में हमने ये भी कहा कि कम से कम फाटा का इशू महीने में हल कर देंगे। आई होप वो मिनट्स में आ जाएगा। लेकिन वहाँ भी, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सवाल मिफ्ता साहब ने पहले पब्लिकली किए, पोस्टें कितनी बनाई हैं, क्यों बनाई हैं, खैबर पख्तूनख्वा ने पैसा लगाया या नहीं लगाया, खैबर पख्तूनख्वा को तो हम पैसे देते हैं। एक सवाल मैं करता हूं, वो ये कि आप मुझे ये बताएं, और वहां पे मैंने किया कि आप ये चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जब एनएफसी नहीं हुआ बाकी सूबे के पैसे कबायली अजला पे लगाए, फेडरल गवर्नमेंट हमें ये कह रही है या नहीं? क्योंकि वो पैसे एनएफसी के शेयर के कबायली अजला के नहीं है। जब एनएफसी नहीं हुआ तो वो फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसे दे। तो उसका मुझे जवाब नहीं मिला और मिल भी नहीं सकता। आई होप इसके बाद मीटिंग्स जल्दी मिलेंगी, राइट? और यही तो चीजें खत्म उठाई, और ना आपको खत लिखना पड़ेगा दोबारा, और ना ना सारे पाकिस्तान की मीडिया पे तूफान खड़ा करना पड़ेगा कि वजीर खजाना वफाक का वजीर खजाना सूबे के साथ मिलकर बैठ जाए। और इस पे भी जी, खत पे मैं दो चीजें कहूंगा। खत को मैं ऑन करता हूं, मैंने साइन किया, हो ही नहीं सकता कि मैं ऑन ना करूं। खत में लिखा, कोई देख ले, चैलेंज कर ले, और खुद लिखा है। कोई कह रहा था किसने लिखा है, मैं जी 15 साल काम कर चुका हूं कॉर्पोरेट, उसमें खुद अपनी चीजें खुद लिखता हूं, समरीज भी अक्सर खुद लिखवाता हूं। खत में जी, खत को मैं ऑन करता हूं क्योंकि उसमें लिखा है। मुझे खत्म करने दें, मुझे खत्म करने दें। खत में लिखा है कबायली अजला के बजट का इशू सॉल्व करना चाहिए। खत में लिखा है कि एनएचपी के जो रनिंग फाइनेंसेस हैं वो हमें देने चाहिए, जैसे अपनी गवर्नमेंट में पिछले साल में 68 अरब रुपए मिले थे। ये भी एक एमओयू के तहत है, और वो एमओयू भी साइन हुआ है 2016 में, और उस पे साइन है परवेज खटक के और ख्वाजा आसिफ के। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है हमें 1 रुपए नहीं मिला। तो खत को मैं इसलिए ऑन करता हूं, और उसमें तीसरी चीज ये लिखी है कि एनएफसी बुलाएं ताकि हम ये इश्यूज परमानेंटली सॉल्व करें। और उसमें चौथी चीज ये लिखी है कि जब सैलाब आया और ये हमारा डेफिसिट पहले से है, तो हम कैसे सरप्लस छोड़ने के पोजीशन में होंगे। उसमें जानबूझ के ये नहीं लिखा कि हम अपनी आईएमएफ की कमिटमेंट से पीछे जाएंगे। कोई जाके ये दिखाए, और ये इसीलिए लिखा इस तरीके से कि स्टेट को कोई डिफिकल्टीज ना पड़े। ऐसे नहीं किया कि हमारे एमएनएज ने उसी आईएमएफ के डील के अगेंस्ट जाके पार्लियामेंट में वोट किया। इसी वजह से इसी तरीके से लिखा, और इसीलिए जो है वो ऑन करता हूं क्योंकि वो हमारे लोगों के इंटरेस्ट में था, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में था, और करना इनको ये चाहिए था कि वही इस्तेमाल करके, और मेरे ख्याल में वो करेंगे भी आगे अपनी सियासत खेल के, ये इस्तेमाल करके आईएमएफ को दिखाना कि ये जो अभी 10 अरब डॉलर का कॉस्ट आएगा, 2010 में आया था 10 अरब डॉलर होते 2000 अरब रुपए। इसमें जैसे हमने कोविड में एडजस्टर लिया था, डेट जो है वो रिस्ट्रक्चर किया था, कि ये कंडीशनैलिटीज जो है वो ये आसान करें। और अगर ये गलत होता तो कल इस पे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो का भी ये बयान ना आता। तो बिल्कुल जी, मैं उस बात को ऑन करता हूं। दोनों एक ही सवाल है। सवाल वो भी वही कर रहे हो, मैं भी वही कर रहा हूँ कि क्या नेशनल हुई या नहीं हुई शौकत तरीन के साथ। और दूसरा ये जो आईएमएफ के डील की आप बात करें, एक होता बैक आउट करना और एक होता रीनेगोशिएट करना। मैं आपको तैमूर ने पहले बता दिया
उस खत के, मैं वही बोल रहा हूँ, रियलिटी क्या है? रियलिटी है खत, बाकी रौला है। हकीकत सिर्फ अभी तक एक खत है। उस खत के अंदर कहीं लिख रहा है कि हम रिनीज करें डील से, कहीं पे लिखा हुआ है? वहां पे हो क्या रहा है? एक ट्वीट आती है, वो ट्वीट में कहते हैं जी उन्होंने आईएमएफ को खत लिख दिया, वो झूठ साबित हो गया। आईएमएफ को कोई खत नहीं निकला, ये झूठ निकला। उसके अंदर ये लिखते हैं कि ये लिखा गया है कि हम डील से निकल जाएंगे, वो झूठ साबित हुआ। सोशल मीडिया पे लगा हुआ है खत, जाके पढ़ लें, सब पढ़ सकते हैं। तो देखें ऑडियो का कंटेंट, पहली बात तो ऑडियो हुई, पहले हुई ऑडियो, खत बाद में लिखा गया। तो एंड रिजल्ट क्या निकला? जो भी बातचीत हुई उसका एंड रिजल्ट मुझे ये बताया। आप सब में से हमें अपने आप को अगले कुल नहीं समझना चाहिए। आप सब में से हमें बता दें कि उस खत में, तैमूर झगड़ा के खत में मुतरज़ा क्या बात है? एक चीज बता दें। आपने कहा कि जो शौकत तरीन साहब ने इसलिए कहा क्योंकि मुल्क इस वक्त सैलाबी कैफियत में था, एक गुड फेथ के अंदर ये बात थी। उस ऑडियो के अंदर वेरी क्लियर है, क्योंकि हमारे ऊपर केसेस बने, हमें उन्होंने आगे सुने सर, पहले सवाल सुने ना सर। मैं नहीं, ऐसा नहीं है ना। मोहसिन लगारी साहब ने कहा, मैं समझ गया सर, एक सेकंड सवाल तो करने जी, मैं समझ गया। मोहसिन लगारी साहब ने कहा कि जी कोई स्टेट, हम कोई ऐसा, उन्होंने कहा मैं क्वेश्चन कर लूं कि ऐसे तो नहीं कहा कि एंटी स्टेट तो नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा जी एंटी स्टेट तो नहीं, अब चेयरमैन के खिलाफ तो नहीं जा सकते, केसेस है ये। उसके अंदर वेरी कॉन्टेक्स्ट वेरी क्लियर है कि क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर केसेस बनाए, तो इसलिए ऐसा नहीं है। मैंने भी सुना है उसको, जाहिर है उसकी बेहतरीन तशरीह तो शौकत तरीन साहब खुद कर सकते हैं। उनसे उन्होंने पूछा कि यार ये रियासत के खिलाफ तो नहीं है? उन्होंने ये नहीं कहा हाँ ये रियासत के खिलाफ है लेकिन हमने फिर भी करना है, ये उन्होंने नहीं कहा। ठीक है, उन्होंने कहा, सर मैं सुन लेना, उन्होंने कहा कि उन्होंने सवाल पूछा जिस तरीके से अभी मैंने आपको पहले बताया कि यार ये जो पीडीएम कर रहा था ये क्या रियासत के खिलाफ था? जो पीडीएम सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, फोन कॉल नहीं कर रहा था, एक्चुअल फ्लोर ऑफ द हाउस पे वोट डाल के आईएमएफ की डील को सैबोटाज कर रहा था, एक्चुअल असेंबली में वोट डाल के फैटेफ को सैबोटाज कर रहा था। क्या ये रियासत के खिलाफ था? ये नहीं था। इसका मतलब, ये सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हम रियासत के खिलाफ काम करना चाहते हैं। हकीकत बिल्कुल भी नहीं था। सर, क्या आप भी दोनों जो सूबों के वज़ीर खजाना हैं सर, उनको इसी तरह डिक्टेट करते हैं या उनसे राब्ता करके उनको ये बताते रहते हैं जो शौकत तरीन साहब ने किया? सर देखें, पहली बात उन्होंने डिक्टेट नहीं किया। आपने उन्होंने, ओ भाई मैं बोल रहा ना को उनकी, इन लोगों के साथ काम किया है, वो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी वर्किंग रिलेशनशिप है, वो उनको मशवरा देने का पूरा हक बनता है, उसमें क्या खराबी है? शौकत तरीन का मोहसिन लगारी से या तैमूर झगड़ा से फ़ोन पे बात करना और मशवरे देने में कोई गलत बात नहीं है। ठीक है ना? अब मशवरे पे आ जाए ना, अब मशवरे सर सुन लेना। जो खत मैं फिर वही बोलूंगा, मोहसिन लगारी का तो खत ही कोई नहीं है। हकीकत क्या है, मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा, हकीकत है सिर्फ एक तैमूर झगड़ा का खत। उस खत के अंदर दो चीजें, तैमूर झगड़ा आपके सामने, सारी कौम के सामने बैठ के ओन कर रहा है उस खत को। तैमूर झगड़ा ने खुद खत को अटैच करके ट्वीट करके कौम के सामने रखा। अगर सुन लेना, अगर तैमूर झगड़ा को लगता कि उस खत में कोई गलत चीज है तो तैमूर झगड़ा खुद तो ना कौम के सामने लेके आता ना, कोई और फिर लीक करता। तो उस डिक्टेशन कहां से आ गई? जो बात आखिर में तैमूर झगड़ा के ख्याल में मुल्क के सूबे के मुफाद में थी, वो बात उसने खत में लिखी। उसमें कोई नई चीज नहीं थी, सिवाय इसके क्या फ्लड्स भी आ गए। यही बात वो 2 महीने पहले भी कर चुके थे। देखें हकीकत एक जी सवाल ले लें, सादा सी बात है, आपकी शौकत तरीन साहब के साथ की जो गुफ्तगू है ये हुई है नहीं हुई है, या आपने भी कहा कि ये ब्लैकमेलिंग होगी, आपने भी कहा कि ये ब्लैकमेलिंग होगी। हकीकत सुन ले जी, हकीकत सुन ले। जी सर, हकीकत ये है कि पहली चीज, हमें अपने सूबे के, हमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए काम करना पड़ता है। उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा कि मैंने ख़त ऑन किया, मैंने लिखा है, मैंने इस तरीके से लिखा कि मेरे सूबे का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट हो। मैंने इस तरीके से लिखा कि उस पर हमारी IMF की डील पे कोई सवाल जो है ना IMF उठा सके ना कोई और उठा सके, और वो हकीकत जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो। ये फिगर्स कोई जो है वो बता ले, अगर मेरे पास पैसे एक्स्ट्रा होते तो मैं मिफ्ता इस्माइल साहब के पास जाता पैसे मांगने। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी सुन ले कि जब ये कल्चर होगा
मैं जानबूझ के कौन सी चीज़ उसमें जो है वो कही गई है नहीं कही गई है इस पे इसलिए कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक ये कल्चर होगा कि फ़ोन रिकॉर्डिंग्स होंगी, जब मर्ज़ी रिलीज़ की, जैसे मर्ज़ी रिलीज़ की, नहीं की, कभी मेरे फ़ायदे में होंगी, कभी मेरे अगेंस्ट होंगी, लेकिन अगर उस बेसिस पे कोई मेरे से ये सवाल करेगा राइट कि अपने सूबे के या अपने मुल्क के या एज अ पॉलिटिशियन, एज अ मिनिस्टर अपनी इंटरेस्ट्स डिफेंड करने के लिए जो मैं करूँगा उससे मैं पीछे हटूँगा, द आंसर इज़ नो, नहीं, वो मुझे करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए और एक ऐसे पाकिस्तानी होते हुए, एक उस क्लास में होते हुए जो कि शायद 99% पाकिस्तानी से ज़्यादा प्रिविलेज्ड है, कि ऐसे मौके पे हम वो भूल जाते हैं जिस मकसद के लिए मैं आया था, कि वो जो बेचारे या सैलाब ज़दा लोग हैं उनका क्या होगा, या कबायली अजला के 60 लाख लोगों का क्या होगा जिनसे एक रात पे इन्होंने सेहत कार्ड स्विच कर दिया। अब मैं मुंशियों की तरह जो है वो उनको अकाउंट्स दिखा रहा हूं, और हम इस पे आ गए कि उस फोन कॉन्वर्सेशन में कौन सी चीज सही थी या कौन सी चीज सही नहीं थी। मैं लग जाऊंगा, आप इस पे हेडलाइन लगाएं, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट ना हर्ट हो, कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तरक्की करे ताकि एक ज़्यादा सिक्योर पाकिस्तान बने, ताकि दोबारा मिलिटेंसी ना हो। और वो इस तरीके से नहीं होगा कि एक एक पैसे के लिए यहाँ आके रोना पड़ेगा, और मीडिया भी तभी घास देगी जब खैबर पख्तूनख्वा हेडलाइन में आएगा, जब कोई आपने कोई नेगेटिव न्यूज़ चलानी होगी। उस दिन नेपरा की मीटिंग में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। नेपरा की मीटिंग पे जब NHP में हुई तो एक दूसरे सूबे से जो है वो आए थे, उन्होंने कहा कि जी ये हमारा MOU फ़र्क है, तो हम इस MOU के इम्प्लीमेंटेशन के हक़ में नहीं है। तो मैंने वहाँ पे जाके कहा, सर तैमूर झगड़ा इस सूबे का केस लड़ेगा CCI में, लेकिन आप फैसला सही करें, राइट, लगाते जाएं जो आपने वो करने हैं, सवाल करें जो आपने करने। इस मुल्क को ठीक करना है। 16 साल करियर इसलिए नहीं छोड़ा कि यहाँ पे 2 क्लास 4 भर्ती करें। इमरान खान के पीछे इसलिए नहीं खड़ा हुआ कि सियासत में 2-3 मिनिस्ट्रियाँ चाहिए, राइट। तो ये क्लियर कर दें। आई एम प्राउड कि खान साहब ने कभी सही चीज़ से रोका नहीं। आई एम प्राउड कि जब उनके वक्त में कबायली अजला का मसला था तो बनी गाला उन्होंने बुलाया ईद के दिन, असद साहब के टाइम के 2 महीने शायद बाद था, और वहाँ पे हमने उनका बजट डबल किया। सारे प्रॉब्लम्स नहीं हल होंगे, लेकिन ये हकीकत है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।